हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्राइम अनकवर्ड। आई एम एडवोकेट ऋतु सिंह और आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ भारतीय न्याय संहिता को। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 2023 में जो पुराने तीनों क्रिमिनल लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करके अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आ चुका है। तो आज की इस पहले वीडियो में मैं भारतीय न्याय संहिता को डिस्कस करना स्टार्ट करूंगी और इस पहले लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे सेक्शन 1 to 5 आईपीसी, जो कि अभी सेक्शन 1 बीएनएस में इंक्लूड किया है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जानिए कि अब नाम, जो पहले नाम था वो था इंडियन पीनल कोड 1860, अब हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले था आपका कि जो ये मैंने रेड पेन से लिखा है ये आईपीसी के लिए है और ये जो ब्लैक लिखा है ये बीएनएस के लिए। मेनली हमें पढ़ना बीएनएस है, मैं यहाँ कॉम्परेटिवली आपको बता रही हूँ कि पुराना क्या था। तो देखिए, पहले क्या था कि जो आपका एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर 45 था 1860 का। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे अब बीएनएस में आ चुका है 45 ऑफ 2023। अब एक्ट होता क्या है, एक्ट नंबर, एक साल में कितने सारे एक्ट आते हैं, तो जो 45th नंबर का जो एक्ट आया होगा वही आपका बीएनएस था 2023 का। ठीक, फिर हम देखेंगे जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था आईपीसी को, वो 6 अक्टूबर 1860 को मिला था। बीएनएस को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है 25 दिसंबर 2023। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इन्फोर्स कब हुआ, तो 1 जनवरी 1862 को जो आपका आईपीसी था वो इन्फोर्स हुआ था और 1 जुलाई 2024 को, यानी कि लास्ट ईयर इनफैक्ट, आपका जो बीएनएस है वो इन्फोर्स हुआ। फिर हम देखेंगे प्रियम्बल के बारे में। पहले प्रियम्बल में आपका जो टर्म यूज होता था वो था वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड द जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। यहाँ कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड वर्ड यूज नहीं हुआ था, जो कि दिखाता है कि आईपीसी नॉन एग्जॉस्टिव इन नेचर था। बट अब जो बीएनएस आया है इसमें प्रियम्बल में आप देखेंगे कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड वर्ड, जो कि ये दिखाता है कि जो आपका बीएनएस है ये अब एक एग्जॉस्टिव इन नेचर है। बट ये पूरे क्रिमिनल लॉज के लिए एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके प्रोविजंस हैं आईपीसी बीएनएस में दिए हुए, जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल हैं और उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सिर्फ एग्जॉस्टिव इन नेचर होंगे आईपीसी में। अब अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है, और उस जैसे आपने पढ़ा होगा कई सारे स्पेशल और लोकल लॉ में किसी सेक्शंस में ये लिखा होता है कि दिस प्रोविजन इज नॉट ओवर रिडन बाय आईपीसी। मतलब क्या होगा कि वो जो स्पेशल लॉ है, अगर वहाँ लिख दिया गया है कि यहाँ पे आईपीसी जो है आईपीसी को अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आईपीसी प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर किसी भी स्पेशल लॉ में किसी प्रोविजंस में कुछ लिखा ही नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा, क्योंकि आईपीसी एक जनरल लॉ है। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का, इट इज़ एन एड टू इंटरप्रेट द लॉ। ठीक है, अगर कोई भी एम्बिग्युइटी आती है आपके एक्ट में, बीएनएस में, तो प्रियम्बल एक तरह से हेल्प करता है इंटरप्रेट करने के लिए भी। ठीक है, आईपीसी में पहले 23 चैप्टर्स थे, अब बीएनएस में 20 चैप्टर्स हैं। पहले आईपीसी में 511 सेक्शंस थे, अब बीएनएस में 358 सेक्शंस हैं। और आईपीसी जो था ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता था एंट्री नंबर 1 में, तो मैंने ये लिख दिया है, उस हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ था, बीएनएस भी एक सब्सटैंटिव लॉ है। क्योंकि सब्सटैंटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें कि जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके बारे में दिया गया हो और पनिशमेंट क्या होगी ये सब दिया गया हो। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपको मिलेगा सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अब सेक्शन नंबर 1। आईपीसी में सेक्शन नंबर 1 क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो आईपीसी में आपका जो शॉर्ट टाइटल था वो था इंडियन पिनल कोड 1860। यहाँ पे शॉर्ट टाइटल आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टाइटल लिखा है भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ पे एक्सटेंट नहीं लिखा है, जबकि आईपीसी में लिखा था एक्सटेंट, यानी कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो आईपीसी आपका ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता था, पूरी इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी जो आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। टेरिटरी में आपका इनलैंड वाटर और सी, एयर
स्पेस एरिया सारा कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कमेंसमेंट कब हुआ था, तो उसमें हमने कमेंसमेंट पढ़ा था, अलग था। यहाँ कमेंसमेंट लिखा है 1 जुलाई 2024। यहाँ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में निकालेगी वही कमेंसमेंट डेट है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज था और सेकंड क्लॉज था। अब ये थर्ड क्लॉज देखिए, जो आपका, देखिए आपका आईपीसी में ये सेक्शन 1 था सिर्फ। फर्स्ट और सेकंड क्लॉज जो आपका था आईपीसी में, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्लॉज, और ये सेकंड क्लॉज जो आपका आईपीसी में था यही सेक्शन 1 था। लेकिन अब आपका बीएनएस में क्या हुआ है कि जितना भी आईपीसी में 1 से लेकर 5 तक सेक्शन था वो सारा आपका बीएनएस के सेक्शन 1 में क्लॉज वाइज डाल दिया गया है, ठीक। तो अब ये जो यहाँ क्लॉज 3 है बीएनएस का, जो कि आईपीसी का ये सेक्शन 2 था, यहाँ रेड पेन से जो लिखा है मैंने ये आईपीसी का सेक्शन नंबर है। तो ये सेक्शन 2 जो आईपीसी का था इसमें लिखा हुआ है ये सेम है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, बस क्लॉज नंबर इसमें चेंज कर दिया गया है। उसमें सेक्शन 2 होता था आईपीसी में, अब इसमें सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 हो चुका है बीएनएस में, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी पर्सन, अब यहाँ पर्सन जो लिखा है, पर्सन में आपके सिटीजन भी आएंगे और नॉन सिटीजन भी आएंगे। यहाँ लिखा है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर वो इंडिया में कोई भी ऑफेंस करता है जो कि बीएनएस के अंडर अंदर पनिशेबल है, मेंशन किया गया है कि वो बीएनएस में ऑफेंस है, तो वो जो पर्सन होगा, चाहे वो सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो, वो पनिशेबल होगा बीएनएस के अंदर। अब आपसे कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कहाँ दिया गया है। तो सेक्शन 2 आईपीसी में दिया गया था, बट अब हम बताएंगे कि बीएनएस के सेक्शन 3 सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में दिया गया है, ठीक। एक बहुत पॉपुलर मैगजिम है कृमेंत राहित परसोनम। अब ये मैगजिम ये कहता है कि अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू क्राइम व्हेन ही इज एंड वेयर ही कमिटेड द क्राइम। मतलब ये जो आपका क्लॉज यहाँ सबसेक्शन 3 है, इसका सिग्निफिकेंस इस मैगजिम से कनेक्ट करते हैं। जिसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी पर्सन को, अगर हमको क्राइम के लिए पनिश करना है, तो उसने जहाँ क्राइम किया उस जगह पे क्या लॉ है उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। वही इस मैगजिम का मतलब हुआ, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो क्लॉज 4 है, आपका जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बीएनएस का है, ये पहले जो आपका आईपीसी था उसमें ये सेक्शन 3 हुआ करता था। अब इसमें भी वर्ड यूज किया गया है पर्सन, तो यहाँ भी ये क्लॉज भी जो आपका है ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होगा। अब यहाँ लिखा है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अब बियॉन्ड इंडिया जो यहाँ वर्ड यूज किया गया इसका मतलब क्लियर है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो ऑफेंस किया जा रहा है यहाँ उसके लिए बात की जा रही है। मतलब अगर कोई भी इंडिया के बाहर ऑफेंस करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो आपकी दी गई है कहाँ पे, यहाँ आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि हाउ ही विल बी पनिश्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, देखिए बेसिकली क्या है, आईपीसी में जो सेक्शन 3 था, अब यहाँ जो ये सब सेक्शन 4 है, ठीक है, मैं इसको बताती हूँ। जो आपका ये सब सेक्शन 4 है बीएनएस का, ये एक तरह का लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। ये एक ब्रिज है किसके किसके बीच, जो आपका सेक्शन सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 5 के बीच। कैसे, तो देखिए आपका जो भी पनिशमेंट दिया जा रहा है कि अगर कोई भी ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट होता है तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो पनिशमेंट दिया गया है किसमें, सबसेक्शन 5 बीएनएस में। और वो पनिशमेंट अब मिलेगा कैसे, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सबसेक्शन 5 में है, लेकिन उसका जो पनिशमेंट मिलने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ दिया गया है, इसी सबसेक्शन 4 में। क्या लिखा है, यहाँ आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखा है कि डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। यहाँ आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि जो भी ऑफेंसेस इंडिया के बाहर कमिट हो रहे हैं उसकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या मिलेगी वहाँ पे दिया गया है, मतलब किसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये दिया गया है सबसेक्शन 5 में। और ये सब सेक्शन 4 में दिया गया है कि क्या, कि जो पनिशमेंट का प्रोसीजर होगा, तो प्रोसीजर का मतलब जो इस संहिता में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं
उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आपका नेक्स्ट क्लॉज है ये आपका है सबसेक्शन 5, जो कि आपका आईपीसी में सेक्शन 4 था। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जाम्स में बेसिकली आते भी हैं क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस कहाँ दिए गए हैं। तो सब सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन 4 है और बीएनएस का सबसेक्शन 5 सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 में दिया गया है। तो मैं अभी इसी की बात कर रही थी कि जो ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया कमिट हो रहे हैं तो उसके लिए पनिशमेंट इसी सबसेक्शन में दिया गया है। तो इसमें लिखा है द प्रोविजंस ऑफ द संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ सिटीजन की बात कर रही है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन हो, वो अगर किसी भी प्लेस पे विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यहाँ यूज़ किया गया है वर्ड, इसका मतलब ही हुआ क्या, आउटसाइड इंडिया। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट करता है, या फिर कोई भी पर्सन अगर किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस करता है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो और तीसरा यहाँ लिखा है कि कोई भी पर्सन, अब यहाँ देखिए दो जगह पर्सन लिखा है और यहाँ सिटीजन लिखा है, तो इसका मतलब कि अगर इंडियन सिटीजन बाहर ऑफेंस करे या फिर कोई भी इंडियन या नॉन इंडियन सिटीजन किसी भी इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस करे, या फिर इसके थर्ड क्लॉज में कि कोई भी पर्सन यानी कि इंडियन या नॉन इंडियन सिटीजन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अगर ये कोई भी ऑफेंस ऐसा करता है जो कि इंडिया में जो भी कंप्यूटर रिसोर्स हैं उनको टारगेट करके अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो ये जो तीनों के तीनों जो क्लॉजेस हैं इसके अंडर वो, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो कहाँ लायबल होगा, वो लायबल होगा इंडिया में, यहाँ भारतीय न्याय संहिता के अंडर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपका देखते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन है, अगर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ देखेंगे तो आपके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड ऑफेंस। ठीक है, अब ये जो वर्ड ऑफेंस है आपका, तो ये ऑफेंस जो इन जैसे आईपीसी में जो वर्ड ऑफेंस था वो सेक्शन 40 में दिया गया है। ये ऑफेंस का मतलब ही है कि आपका आईपीसी में जो ऑफेंस दिया गया था, यानी कि अब जो भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस दिया गया है, ये उस ऑफेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उसको फर्दर क्लासिफाई करता है। उसमें लिखा है कि ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया which if committed in India would be punishable under this संहिता। मतलब कोई भी ऑफेंस ऐसा जो कि इंडिया के बाहर अगर कमिट किया गया हो, वो अगर इंडिया में यानी कि बीएनएस में अगर पनिशेबल है वो ऑफेंस, तो वो जो भी ऑफेंस करने वाला है, क्राइम करने वाला, अगर वो बाहर भी इंडिया के कर रहा है और अगर वो ऑफेंस बीएनएस में पनिशेबल है, तो वो इंडिया में भी उसका ट्रायल चलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए ये जो एक सेक्शन है सेक्शन 188 सीआरपीसी, हमेशा हम इसको देखते हैं, इसके साथ पढ़ते हैं कि अगर यहाँ लिखा है, पढ़िए, वेयर एवर पर्सन इज फाउंड ही विल बी ट्राइड एट दैट प्लेस। मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर कहीं पे भी कोई भी किसी ने क्राइम किया हो, बाहर इंडिया के किया हो चाहे कहीं भी, अगर वो जहाँ पकड़ा जाएगा वहीं पे उसका ट्रायल चलेगा, ये ऐसा कहता है सेक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने इंडिया के बाहर ऑफेंस किया हो और अगर उस कंट्री में मान लीजिए कि वो जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है, ठीक, और इंडिया में भी वो पनिशेबल है, अगर उस बाहरी कंट्री में उस क्रिमिनल को पनिशमेंट हो जा रही है, तो जब वो इंडिया वापस आएगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसका ट्रायल नहीं चल सकता है, क्योंकि एक ही पनिशमेंट के लिए दो बार सज़ा नहीं हो सकती, डबल जियोपार्डी का रूल लगता है। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी अदर कंट्री में ऑफेंस कर रहा है और वहाँ उसको कोई सज़ा नहीं हुई, और जब वो इंडिया आता है और अगर वो ऑफेंस उसका पनिशेबल है बीएनएस में, तो उसको उसके लिए अंडर सज़ा मिलेगी। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन ये ए था, तो आपका एक्सप्लेनेशन बी जो रिमूव कर दिया गया है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्लॉज आता है आपका सब सेक्शन 6। ये पहले आपका आईपीसी में जो था ये क्या था, सेक्शन 5 था। तो इस सेक्शन में लिखा गया था कि नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट। अब ये जो नथिंग वर्ड यूज़ किया गया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा एक सेविंग क्लॉज होता है। ठीक है, यानी कि इस संहिता में जो भी आपका लिखा गया है प्रोविज़न, ये आपका संहिता जो है ये क्या है, जनरल लॉ है।
और ये जो है ये अप्लाई होगा। अदर क्रिमिनल लॉज जो होते हैं बेसिकली मैंने अभी आपको बताया वो स्पेशल लॉ होते हैं। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में, हमेशा स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करता है। तो यहाँ लिखा गया है कि नथिंग इन दिस संहिता यानी कि बीएनएस में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, इट शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन पे जो आपका है ये संहिता अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी म्यूटिनी का मतलब होता है कोई भी रिबेल करना या फिर रिबेल जो होता है वो, या फिर डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स यानी किसी ऑफिसर को अगर कहीं निकाल दिया गया हो किसी पोस्ट से, या फिर कोई सोल्जर, सेलर या एयरमैन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में है, अगर इनको लेके कोई एक्ट उधर बनी हुई है, स्पेशल लॉ एक अलग से है, तो उस पर ये जो आपका बीएनएस है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सेक्शन 1 to 5 आईपीसी है, ये पूरा का पूरा अब आपका सेक्शन 1 to 6 आपका बीएनएस में इंक्लूड कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम में भी मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे जो भी नेक्स्ट आगे के प्रोविजंस हैं, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर द चैनल। एंड आप कोई सजेशन भी कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।